हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम कंपटीशन स्टडी में आज हम बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वसा, विटामिन और जल के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत समय तक बने रहना है। मैं विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में वसा, विटामिन और जल से रिलेटेड और न्यूक्लिक अम्ल से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो बने रहे हमारे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो की फर्दर इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है ER प्रवीण बागड़े 007 या इंजीनियर प्रवीण बागड़े, ER प्रवीण बागड़े भी सर्च मारेंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वसा की। दोस्तों, हम पोषक पदार्थ पढ़ रहे हैं और इस पोषक पदार्थ के टॉपिक के अंतर्गत इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और के बारे में पढ़ लिया है, जिसके बारे में मैंने आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दी है। आज मैं आपको वसा, विटामिन और उसके बाद में आपको जल और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वसा की। दोस्तों, वसा क्या होती है? दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, फॉर काइंड ऑफ यूर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वसा जो होता है यह ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। क्या होता है? वसा जो होता है दोस्तों, यह ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। एस्टर होता है मतलब कि एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। वसा जो होता है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ग्लिसरीन लगाई होगी ठंड के दिनों में। आप लोग जानते हैं ग्लिसरीन एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, हमारी त्वचा को फटने नहीं देता, चेहरे की त्वचा को मॉइस्चराइज करके रखता है। तो दोस्तों, वसा जो होती है एक प्रकार का मॉइस्चराइजर होती है, एक प्रकार का ग्लिसरीन युक्त अम्ल होता है, वसीय अम्ल होता है, जो कि एक प्रकार का एस्टर भी होती है। तो वसा जो होती है एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो कि चिपचिपा और चिकना होता है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे शरीर की त्वचा को चिकना बनाए रखता है। तो दोस्तों, जिन लोगों के शरीर में वसा की मात्रा कम पाई जाती है उनकी त्वचा खुरदुरी हो जाती है और बेढंगी दिखाई देती है। इसीलिए आप लोग जो है ठंड के दिनों में ग्लिसरीन और वैसलीन का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे वसा जो होती है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहा जाता है। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वसा जो होती है वो किसका एस्टर होती है? तो वसा जो होती है ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल का एस्टर होती है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वसा में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों, वसा के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं, जो कि आपके ग्लूकोज के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही वसा में भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली वसा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले वसा को तेल कहा जाता है, फैट को तेल कहा जाता है दोस्तों। और वसा जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा यानी कि सेचुरेटेड फैट तथा अनसेचुरेटेड फैट। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले असंतृप्त वसा यानी कि अनसेचुरेटेड फैट के बारे में। तो ऐसी वसा जो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है अनसेचुरेटेड फैट या असंतृप्त वसा कहलाती है दोस्तों। इसके अलावा ऐसी वसा जो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है यानी कि सेचुरेटेड फॉर्म में पाई जाती है, तेल कहलाती है या संतृप्त वसा कहलाती है। जैसे कि मछली के तेल एवं वनस्पति तेल जो होते हैं दोस्तों, ये 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें असंतृप्त वसा कहा जाता है। जबकि जो आपका सोयाबीन का तेल होता है या नारियल का तेल होता है या ताड़ का तेल जो होता है, ये 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर साधारणतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें संतृप्त वसा या सेचुरेटेड ऑयल कहा जाता है दोस्तों।
इसके अलावा ताड़ का तेल जो होता है, पॉम ऑयल जिसे कहा जाता है, यह भी संतृप्त तेल के उदाहरण होता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि नारियल का तेल या ताड़ का तेल जो होता है ये संतृप्त वसा होता है या असंतृप्त वसा होता है। तो दोस्तों इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल जो होता है ये एक प्रकार का संतृप्त वसा होता है। क्या होता है? संतृप्त वसा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम में यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 1 ग्राम वसा से आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों 1 ग्राम वसा से आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों उससे उसके दुगुने से ज़्यादा। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लिसन बी केयरफुली, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्णतः ऑक्सीकरण से 4.2 420 मैंने आपको बताया था, याद होगा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि 1 ग्राम, ये कार्बोहाइड्रेट की बात चल रही थी, लेकिन जब हम वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3, उससे कितनी होती है दोस्तों? 4.2। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी दुगुने से भी ज़्यादा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, कंपेरेटिवली 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्णतः ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इन दोनों फैक्ट को आपको 110% याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में अब हम बात करेंगे दोस्तों, सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा जो होती है वो वसा से प्राप्त होती है। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे वसा का मुख्य कार्य। तो दोस्तों वसा जो होती है यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा चीज ये होता है कि यह शरीर के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं जाने देती है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उन लोगों को ठंडी कम लगती है, क्योंकि उनके शरीर के ऊपर जो चर्बी होती है वो क्या करती है, शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती है, जिससे उनके शरीर में गर्माहट बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैंडा होता है या जो मोटे चमड़ी के जानवर होते हैं जैसे कि शेर, भालू, चीता, ये वातावरण में खुले घूमते हैं, जंगल के शेर कहलाते हैं, इनको ठंड नहीं लगती। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं दोस्तों इनको ठंड क्यों नहीं लगती? क्योंकि इनकी जो चर्बी होती है इनकी त्वचा के ऊपर जो चर्बी का लेयर होता है इनके शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, जिसके कारण ये काफ़ी गर्म रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो वसा का कार्य होता है ये शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकना होता है। इस कारण दोस्तों ठंड के दिनों में जो मोटे लोग होते हैं उनको अपेक्षाकृत दुबले लोगों की तुलना में कम ठंड लगती है। और दूसरी चीज़, यह शरीर को वसा ऊर्जा भी प्रदान करती है और वसा जो होती है दोस्तों हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, लिसन बी केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि अगर आप अपने घर की सब्जी में डालडा या घी का प्रयोग करते हैं तो आपका खाना जो है बहुत ही स्वादिष्ट और रुचिकर हो जाता है। और अगर आप रोटी में घी लगाकर खाते हैं तो खाने का स्वाद ही सोने पे सुहागा हो जाता है दोस्तों। तो खाद्य पदार्थों में जब आप वसा युक्त पदार्थों को ज़्यादा डालते हैं तो आपका खाना कैसा हो जाता है, स्वाद उत्पन्न करता है और रुचिकर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ज़्यादा ऑयल डालते हैं आप तो आपको सब्जी क्या लगती है, टेस्टी लगती है। इस तरह से दोस्तों आप जो है देखते हैं कि वसा जो है वो क्या करती है, खाद्य पदार्थों में स्वाद को उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। इसके अलावा आप लोगों ने अचार भी खाया होगा दोस्तों, उसमें जितना ज़्यादा तेल डालते हैं वो उतना ज़्यादा रुचिकर लगता है। और साथ ही साथ तेल डालने से हमारा अचार जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती, उसका स्थान जो है ऑयल घेर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट पे। तो दोस्तों वसा की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है और शरीर का विकास रुक जाता है। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को बिना तेल का खाना खिलाएंगे तो उसकी त्वचा तो रूखी हो ही जाएगी, वजन भी कम हो ही जाएगा और शरीर का विकास भी रुक जाएगा। तो दोस्तों
आज से आप ज़्यादा तेल ना डालिएगा, लिमिट में डालिएगा, संतुलित आहार लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा तेल डालने से चर्बी बढ़ती है और मोटापा भी बढ़ जाता है। फिर कई लोगों को उपवास रहना पड़ता है, डाइट करना पड़ता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है। तो मैंने आपको बताया ना दोस्तों, अति सर्वत्र वर्जयेत। आपने ये सूक्ति तो पढ़ा ही होगा दोस्तों, अति हर जगह नुकसानदेह होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा तेल खाएंगे तो आपका शरीर स्थूल हो जाता है, यानी कि चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है, गाल इतने मोटे हो जाते हैं कि चमड़ी लटकने लगती है और हृदय की बीमारी होती है। यानी कि आपको क्या होता है, आपका जो हृदय होता है उसे ज्यादा कार्य करना पड़ता है। शरीर आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपका रक्तचाप भी बढ़ जाता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। दोस्तों आपको जो है लाइटली भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके दोस्तों, और मॉर्निंग वॉक पे भी जाना चाहिए और हंसते मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था 1911 में। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों विटामिन का आविष्कार 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती। विटामिन में कोई कैलोरी नहीं होती दोस्तों। ये शरीर के लिए ऊर्जा नहीं देती है शरीर को, लेकिन ये शरीर की मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयी प्रक्रियाओं को और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। इससे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विटामिन जो होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों विटामिन का मुख्य कार्य होता है शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना, न कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जल में सिर्फ 2 विटामिन घुलती है, वो है बीसी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, बीसी बहुत ही फेमस वर्ड है इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो दोस्तों बीसी एक प्रकार की एब्यूस होती है दोस्तों, टेक्निकल एब्यूस होती है। तो बीसी जो होती है यह एक प्रकार की ऐसी विटामिन होती है जो जल में घुलनशील होती है। लेकिन जो वसा होती है दोस्तों, वसा बाकी जितने भी रिमेनिंग विटामिन है वो वसा में घुलनशील होती है। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। तो दोस्तों इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विटामिन बी जो होती है यह जल में घुलनशील होती है, और विटामिन सी जो नींबू के रस में पाई जाती है यह भी जल में घुलनशील होती है। इसके अलावा दोस्तों वसा में सारी जो रिमेनिंग विटामिन होती है वो वसा में घुलनशील विटामिन होती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन की। तो वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन जो होती है वो विटामिन ए भी होती है, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के बाकी जितने भी रिमेनिंग विटामिन होती है वो वसा में घुलनशील होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन ए की। दोस्तों विटामिन ए जो है ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आपके आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन ए जो होती है ये हमारे शरीर में आंखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी आंखों में धुंधलापन आने लगता है, रतौंधी रोग हो जाता है, हमें रातों में दिखाई नहीं देता, यानी रात में दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है और बहुत सारी आंखों की समस्याएं आती है। इसके अलावा हमारी त्वचा रुखी हो जाती है, हड्डियों का विकास रुक जाता है और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती है विटामिन ए। और विटामिन ए की मात्रा जो है दोस्तों पालक भाजी में भी पाई जाती है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन B12 जो होता है दोस्तों इसमें कोबाल्ट नामक एलिमेंट पाया जाता है। तो दोस्तों मैंने कोबाल्ट के बारे में आपको बताया है। कोबाल्ट एक आवर्त सारणी में पाया जाने वाला तत्व होता है। आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर मेरे केमिस्ट्री के भी वेरियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट नामक एलिमेंट पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए काफी आवश्यक होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो पाता है। इनकी पूर्ति हमें विटामिन युक्त भोजन को करने से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी और के जो होता है ये हमारे शरीर में ही होता है, परंतु इनका संश्लेषण विशेष परिस्थितियों में होता है। जैसे विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है।
तो दोस्तों विटामिन डी और डी का संश्लेषण जो है वो पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है और त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। जो हमारे त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से विटामिन डी का निर्माण करता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन के जो होता है ये जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, यानी हमारी छोटी आंत में संश्लेषित होता है, बड़ी आंत में संश्लेषित होता है और वहां पर ही इसका अवशोषण भी हो जाता है। विटामिन के जो होता है दोस्तों ये रक्त के थक्का जमने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जिन लोगों के शरीर में विटामिन के नहीं पाया जाता उनका रक्त का थक्का लेट जमता है। इससे हीमोफीलिया नामक बीमारी भी होती है दोस्तों। जिन व्यक्तियों को हीमोफीलिया नामक बीमारियां पाई जाती है उनके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके दोस्तों, तो हमारे इतिहास में आप लोगों ने एक राजा के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, जिसकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मरने से हुई थी। क्यों हुई थी पता नहीं दोस्तों, पता है आपको क्यों हुई थी? तो आप बताते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। उस चीज को छोड़ो, वो अपने काम का नहीं है। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों विटामिन के जो होता है ये जीवाणुओं के द्वारा हमारी छोटी आंत में संश्लेषित होता है और वहां से इसका अवशोषण भी होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत। तो दोस्तों इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है, जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अब विटामिन की कमी से होने वाले विभिन्न रोग और विटामिन के स्रोत। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल जो होता है दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से रतौंधी संक्रमणों का खतरा जीरोप्लेथैलेमिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों। तो रतौंधी संक्रमण का खतरा और जीरोप्लेथैलेमिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसके स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछलीकृत तेल होता है दोस्तों। तो कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विटामिन ए के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछलीकृत तेल होता है दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात करेंगे विटामिन बी की दोस्तों। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है दोस्तों। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है दोस्तों। तो विटामिन बी के कितने प्रकार होते हैं इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी11, बी12। तो इस तरह से दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। विटामिन बी के 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। विटामिन बी1 का नाम थायमीन होता है दोस्तों। विटामिन बी के 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है दोस्तों। इसकी कमी से, विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है दोस्तों। और विटामिन बी1 के स्रोत मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत यानी कि यकृत, अंडा और सब्जियां होती है दोस्तों। तो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछता है दोस्तों। विटामिन बी1 का नाम, रासायनिक नाम थायमीन होता है। इस फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीहा का फटना नामक रोग होता है। यानी त्वचा अगर आपकी फट रही है, यानी कि आपकी एड़ियां फट रही है, हाथ फट रहे या आंखों के लालपन हो रहा है, तो आप में विटामिन बी2 की कमी है, राइबोफ्लेविन रोग होता है दोस्तों। इसके लिए आपको खमीर, कलेजी, मांस, हरी साग सब्जियां और दूध लेना होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इसका मेन क्वेश्चन यही बनता है कि विटामिन बी2 की कमी से क्या रोग होता है? तो ज्यादातर त्वचा का फटना और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों। आगे बढ़ते बात करेंगे विटामिन बी3 की। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड होता है दोस्तों। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन होता है दोस्तों। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है दोस्तों, यानी त्वचा पर दाद हो जाते हैं। पेलाग्रा या त्वचा पर दाद हो जाते हैं। इसके अलावा 4D सिंड्रोम भी होता है दोस्तों। इसके स्रोत जो है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जियां होती है दोस्तों। तो ज्यादातर विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पूछा जाता है दोस्तों, निकोटिनामाइड या नियासिन होता है दोस्तों। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों विटामिन बी5। विटामिन बी5 जो होता है दोस्तों, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है दोस्तों। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम
पेंटोथेनिक अम्ल होता है दोस्तों। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है दोस्तों। पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है या विटामिन B5 जो होता है, इसकी कमी से त्वचा, बाल जो है दोस्तों आपके सफेद होने लगते हैं और बुद्धि मंद होने लगती है। तो जो लोग बूढ़े होने लगते हैं दोस्तों, उनमें विटामिन B5 की कमी होने लगती है, यानी पेंटोथेनिक अम्ल की कमी होने लगती है, जिससे क्या होने लगता है, उनके बाल सफेद होने लगते हैं, उनकी बुद्धि मंद हो जाती है, उनको छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, इस तरह की सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे लोगों को मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर खिलाना चाहिए, ताकि उनके शरीर में विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल की कमी ना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे बात करेंगे दोस्तों विटामिन B6 की। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है दोस्तों। इसकी कमी से एनीमिया होती है, एनीमिया बीमारी हो जाती है दोस्तों, और त्वचा रोग भी हो जाते हैं। तो दोस्तों विटामिन B6 जो होता है, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है दोस्तों। तो रक्त में विटामिन B6 की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो लोग खून बढ़ाने वाली टॉनिक खाते हैं, उसमें भी विटामिन B6 लिखा होता है दोस्तों, क्योंकि वो उसमें पैराडॉक्सिन होता है, ताकि जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है और एनीमिया के रोग को दूर करता है, आपके शरीर में ब्लड को बढ़ाता है दोस्तों। इसके अलावा ये त्वचा रोगों के लिए भी लाभप्रद होता है दोस्तों, यह विटामिन B6। इसके अलावा यह भरपूर मात्रा में दोस्तों यकृत, मांस और अनाज में पाया जाता है। आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों विटामिन B7 पर। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है दोस्तों। विटामिन B7 की कमी से, बायोटीन की कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना नामक रोग पाए जाते हैं दोस्तों। और विटामिन C जो है दोस्तों प्रॉपर मात्रा में मांस, अंडा, यकृत और दूध में पाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों विटामिन B12, विटामिन B11। विटामिन B11 जो होता है दोस्तों, इसे फॉलिक एसिड कहा जाता है। तो फॉलिक एसिड जो होता है दोस्तों, यह भी हमारे ब्लड का महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों। फॉलिक एसिड की गोली, फॉलिक एसिड की बहुत सारे बॉटल से चढ़ाई जाती है दोस्तों, जिनमें खून की कमी होती है, और फॉलिक एसिड की टॉनिक भी खाती है महिलाएं और पुरुष जिनमें ब्लड की कमी होती है। तो दोस्तों फॉलिक अम्ल जो होता है विटामिन B11, यह एनीमिया रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पेचिस के लिए भी, यानी इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और पेचिस भी लग जाती है दोस्तों। इसके अलावा यह दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेम में प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में इसका दोस्तों को ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में B11 का रासायनिक नाम होता पूछा जाता है, तो ये फॉलिक एसिड होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन C का, विटामिन B12 का। तो दोस्तों विटामिन B12 को साइनोकाबालामिन कहा जाता है दोस्तों। विटामिन B12 को साइनोकाबालामिन कहा जाता है दोस्तों। इसे एनीमिया या पांडु रोग भी कहा जाता है। यह मांस, कलेजी व दूध से मिलता है दोस्तों। विटामिन B12 दूध में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे विटामिन C की। विटामिन C का रासायनिक नाम भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग पाया जाता है व मसूड़ों का फूलना। इसके अलावा दोस्तों यह नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च व अंकुरित अनाज में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है दोस्तों। यह बच्चों में इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन कईयों बार पूछा जा चुका है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। अगर बच्चों में पूछता है तो रिकेट्स आएगा, और यदि वयस्कों में पूछता है दोस्तों तो ऑस्टियोमलेशिया आएगा, ऑस्टियोमलेशिया। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और उससे उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों का विकास प्रॉपरली नहीं हो पाता। और दोस्तों वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, यानी कि उनमें हड्डियों संबंधी विभिन्न विसंगतियां पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी जो है मछली, कृत तेल, दूध व अंडे में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन डी के संश्लेषण के लिए आपको धूप की भी जरूरत पड़ती है। जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वह विटामिन डी के संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ई जो होता है दोस्तों, यह हमारे जनन क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। जिन लोगों में विटामिन ई की कमी पाई जाती है दोस्तों, वो लोग नपुंसक टाइप के होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनन शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन ई जो है यह ज़्यादातर पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन और अंकुरित गेहूं व वनस्पति तेल में पाई जाती है दोस्तों। विटामिन ई अगर आपको मर्दाना ताकत को बढ़ाना है या अपने शारीरिक जोश को बढ़ाना है तो दोस्तों आप जो है
गेहूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन के लिए हमें बहुत सारे पोषक पदार्थों को खाना होता है जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए काफी लाभप्रद होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों जल यानी कि वाटर के ऊपर। तो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर बॉडी एंड इट्स आल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आवर लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम वाटर जो होता है यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। तो दोस्तों पीकर ही तो प्राप्त करेगा, अब इंजेक्शन के रूप में थोड़ी प्राप्त करेगा। तो जल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अवयव है। शरीर के भार का 65 से 70% भाग जो होता है दोस्तों वो जल होता है। तो 65 से 70% भाग जो होता है वो जल होता है। और जल के अब कार्य, तो दोस्तों जल के जो कार्य होते हैं ये शरीर में पसीना निकाल के हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, वेरी इजी। इसके अलावा दोस्तों शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मूत्र के माध्यम से और मल द्वार के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों यह शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो जलीय माध्यम में संपन्न होती है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों बरसात की शुरुआत में बहुत सारे लोगों को शरीर पर दाद, धब्बे, खुजली और बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है। तो यह एक प्रकार की खुजली टाइप की बीमारी होती है जिसे केराटोसिस के नाम से जाना जाता है। जब नया पानी आता है दोस्तों अम्लीय वर्षा का, जो कुओं में जाता है, नदियों में जाता है, वो पानी शरीर में पीने के द्वारा, खाने के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है, या फिर हम उन पानी में भीगते हैं, और या फिर अगर हम गीले कपड़े पहन लेते हैं तो हमारे शरीर पर खुजली या त्वचा संबंधी रोग पाए जाते हैं। वो है एक प्रकार की केराटोसिस बीमारी होती है दोस्तों, जो पानी में आर्सेनिक विष के कारण होती है। जो कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो केराटोसिस बीमारी होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक अम्ल पर। तो वे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने होते हैं या न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में आरएनए और डीएनए का संश्लेषण होता है, जो कि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं। इसके अलावा डीएनए जो होता है दोस्तों ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। यह एक प्रकार का अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा जो आपका आरएनए होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो होता है दोस्तों, आरएनए जो होता है आपका, यह हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा दोस्तों ये आरएनए और डीएनए जो होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं या न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं, यानी हमारे शरीर में क्रोमोसोम के संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मेरा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। मैं वीडियोस कैसे पढ़ा रहा हूँ आप इस पर जरूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको खनिज लवण के बारे में पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको खनिज लवण के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, और अपने उस वीडियो में मैं आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व, आयोडीन और मैग्नीशियम और जस्ता हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।